दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आए दिन टकराव बना रहता है, लेकिन इस बार टकराव बहुत बड़ा है। कारण है कि लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। क्या है इस बिल में? ज्ञान के डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के माध्यम से आप समझेंगे। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में दरअसल उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। यानी दिल्ली के एलजी अब पहले से ज्यादा अधिकारों के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ सकेंगे और राज्य कैबिनेट या राज्य सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले अब एलजी की राय जरूरी होगी। ये प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। मैं इसे विस्तार से आगे समझाऊंगा, लेकिन जैसे ही ये बिल पेश किया गया, कांग्रेस से लेकर दिल्ली की आप सरकार ने इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। कहा कि यह संघवाद के ढांचे पर एक चोट की तरह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। अब समझिए कि इस बिल में दरअसल है क्या। देखिए, प्रस्तावित संशोधन विधेयक कहता है कि दिल्ली में लागू किसी भी कानून के तहत सरकार, राज्य सरकार, उपराज्यपाल, प्रशासक या मुख्य आयुक्त या किसी के फैसले को लागू करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 239 ए के क्लॉज 4 के तहत ऐसे सभी विषयों को उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। यानी इस प्रावधान के बाद यदि दिल्ली सरकार कोई भी प्रस्ताव लाना चाहती है तो पहले उसे एलजी को भेजना होगा, एलजी की राय लेना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही वो फैसला कोई कर सकती है। यानी जब तक एलजी अपनी राय नहीं देंगे वो फैसला नहीं ले सकती। खास बात यह है कि इसमें वो फैसले भी शामिल हैं जो मंत्रिमंडल करेगा। इसके साथ ही किन मामलों में राय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कहाँ एलजी की राय मांगी जानी चाहिए, कहाँ नहीं मांगी जानी चाहिए, ये तय करना भी एलजी के अधिकारों में शामिल होगा। इसके अलावा इस बिल में विधानसभा का जो कामकाज होगा वो लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलेगा, विधानसभा के नहीं। यानी विधानसभा में जो व्यक्ति अब तक मौजूद नहीं है या उसका सदस्य नहीं है, उसकी आलोचना नहीं हो सकती जैसा कि लोकसभा में होता है। तो अब आप केंद्रीय मंत्रियों का नाम लेकर उनकी आलोचना नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते विधानसभा में। क्यों? क्योंकि अब विधानसभा का कामकाज लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलाया जाएगा, ऐसा बिल में कहा गया है। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि विधानसभा खुद या उसकी कोई भी कमेटी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो उसके डेली प्रशासन के गतिविधियों पर विचार करने या किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करने का अधिकार देता हो। यानी अब तक जो अधिकारी विधानसभा या उसकी समितियों द्वारा तलब किए जाने से डरते थे, अब ये प्रावधान उनके लिए एक ढाल का काम करेगा। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय दिया था। उस समय एलजी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूरी तनातनी काफ़ी विवादों में रही थी। तो उस समय जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें कहा गया था कि एलजी यानी दिल्ली के जो उपराज्यपाल होंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकारों को सीमित करते हुए अपने फैसले में कहा था कि एलजी स्वतंत्र तौर पर काम नहीं कर सकते। अगर कोई अपवाद है, यानी किसी मामले के बारे में वो सोचते हैं कि ये मामला सही नहीं है, तो वो उस मामले को राष्ट्रपति के लिए रेफर कर सकते हैं, लेकिन खुद उस पर फैसला नहीं ले सकते। जहां तक बात अनुच्छेद 239 ए की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि मंत्रिपरिषद के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। यानी मंत्रिपरिषद राज्य और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उनमें से केवल 3 अपवादों को छोड़ेगी, यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर बाकी सभी मामलों में स्वतंत्र होकर काम कर सकेगी। यानी राज्य बाकी सभी मामलों पर कानून बना सकती है। जो भी फैसला राज्य सरकार लेगी उसके बारे में वो अवगत ज़रूर कराएगी एलजी को, लेकिन एलजी की सहमति ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जो प्रावधान है वो इसके उलट हैं, जो प्रावधान पेश किए जा रहे हैं वो इसके उलट हैं। यानी आपको हर बात में राय लेना ज़रूरी होगा और एलजी उसको नहीं मानते हैं तो आप उस पर फैसला भी नहीं ले सकते। अपवाद के तहत जैसा मैंने आपको बताया कि एलजी किसी मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हर मामला नहीं होता। ये सरकार के लिए उस समय राहत की बात थी कि सारे मामले आप रेफर नहीं करेंगे। उसी वर्डिक्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा था कि एलजी को इस जजमेंट के दायरे में ही काम करना होगा। यानी जो निर्णय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी के दायरे में रहकर काम करना होगा।
आप जानते हैं अनुच्छेद 239 ए संविधान में 1991 में 69वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली को विशेष प्रावधान के तहत अपनी विधायिका चुनने का अधिकार दिया गया था। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई थी, जिसे राज्य सूची में दिए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। हालांकि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इनको अपवाद रखा गया था, जो कि केंद्र के नियंत्रण में है। 2018 का फैसला एक प्रकार से नज़ीर बना था, जिसमें कहा गया था कि लोकतंत्र में निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अराजकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, संघीय व्यवस्था संतुलित होनी चाहिए, यानी केंद्र तमाम अधिकार अपने पास न रखे बल्कि राज्य अपनी परिधि में बिना दखल के काम करें। ये होती है संघीय व्यवस्था। 239 ए उसमें एलजी को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य बताया गया था, और ये अनिवार्यता तब तक रहेगी जब तक कि वो किसी मामले को राष्ट्रपति को रेफर नहीं कर सकते। और ये रेफरेंस का जो मामला है ये 239 ए के सब क्लॉज 4 में दिया गया है। लेकिन अब जो बिल आया है वो कहीं ना कहीं इस जजमेंट के उलट है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लेफ्टिनेंट को निरंकुश शक्तियां देगा। संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाते हुए ये पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर के अतिरिक्त एलजी को बहुत सारी शक्तियां दे देगा। यानी ये बिल जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करके एलजी को असीमित शक्तियां प्रदान करेगा, ऐसा दिल्ली की सरकार ने कहा है। दरअसल इस पूरे मामले में जो मूल आपत्ति है वो इस वाक्य से है जो बिल में कहा गया है। बिल में कहा गया कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। फिर से सुनिए, राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब, मैं रिपीट कर रहा हूं, सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। यानी सरकार का मतलब वो नहीं होगा जो भी हम सरकार कहते हैं। यही वो मूल आपत्ति का केंद्र वाक्य है जिस पर अरविंद केजरीवाल सरकार आपत्ति दर्ज कर रही है। हालांकि जब केंद्र ने संसद में बिल पेश किया तो ये कहा कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को आगे बढ़ाएगा, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियां एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगी, एक दूसरे का साथ देंगी और दिल्ली में बेहतर गवर्नेंस बन सकेगी। लेकिन विधानसभा के पास जब अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा और हर शासनात्मक फैसले पर उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी होगी, तो कितना कोऑर्डिनेशन होगा ये आप सोच सकते हैं। तो दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। एलजी और केंद्र सरकार एक तरफ और राज्य सरकार एक तरफ, आमने सामने, जो कि बहुत समय से होता आया है और अब फिर से हो रहा है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल वन लाइनर नहीं है, मेन्स ओरिएंटेड आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। एक संघीय स्ट्रक्चर होता है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। नहीं पता तो सर्च कीजिए और तब पढ़कर जवाब दीजिए। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।